हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे सितंबर 2013 से 13 का तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो जरा देखते हैं, प्रश्नों को ध्यान दें। तो दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न है आले गाए जाते हैं। ठीक है, तो आले किस ऋतु में गाए जाते हैं, यह प्रश्न है। वर्षा ऋतु में। ठीक, वर्षा ऋतु में आले गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है या किस अवस्था से माना है? तो ध्यान रखें, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। किससे? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। ठीक, अगला प्रश्न, नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? तो चार नाट्य वृत्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 नाट्य वृत्तियां होती हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो ध्यान रहे, आचार्य शंकुक ने। आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला प्रश्न, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। किसका? साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? तो ध्यान रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है रणमल छंद। रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर की रचना है रणमल छंद। श्रीधर की रचना है रणमल छंद, याद रखेंगे दोस्तों। और मुझे आपसे एक बात कहनी है, अगर आप में से जो लोग भी मेरे नेट जेआरएफ वाले प्रश्न पत्र के वीडियो देख रहे हैं, तो आज बड़ा दुख हुआ मुझे जब मैंने कल प्रश्न पत्र की देखे, मैंने खुद वीडियो देखे, उसमें मैंने देखा कि आधे वीडियोस के बाद यानी आधे घंटे के बाद वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर क्वालिटी कहीं से भी थोड़ी बहुत भी डाउन है, अगर वॉइस प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप तुरंत मुझे बता दें। मैं एक दिन तक कम से कम वीडियो को अपने फ़ोन में रखती हूँ, उसके बाद डिलीट करती हूँ। ठीक है, उसमें इतना सारा कंटेंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया हुआ था, वो सारी चीज़ें मिस हो गई। अगर आप में से कोई भी मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो आपको बहुत सारी जानकारी अलग से मिल जाती। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और मैंने देखा कि ऐसा एक वीडियो में नहीं, सभी वीडियो में ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो आप मुझे बता दें, अब मुझे वो बाद में दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो खैर उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है कि मतलब मुझे कुछ नहीं है कि इससे कि मतलब मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मेहनत अगर हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ना, कि चीज़ों को थोड़ा सा बताएं। ठीक है, ध्यान रखें, फ़ोन से ही सब काम हो रहा है। एक फ़ोन है, माइक भी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, विदाउट माइक के सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड हुए हैं ये, तो आप इस बात को ज़रा समझना। ठीक, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हर प्रश्न पत्र को आधे आधे घंटे के तौर पर डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो एक प्रश्न पत्र 2 भागों में आएगा आप। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं ये इशू भी चेक कर सकूं कि ये प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है। हालांकि मैंने दोबारा से मतलब एडिटिंग सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये समस्या नहीं जा रही, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि एक वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड किया जाए। ठीक, तो जरा समझना, ध्यान रखना, अगली बार से अगर जो कोई लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ दोस्तों बताएं। ठीक, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, और मुझे भी पता चलेगा कि मेरी कमियां कहाँ हैं जिनसे मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें,
गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ठीक। अगला प्रश्न, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना कौन सी है? तो पदावली। पदावली जयदेव से प्रभावित विद्यापति जी की रचना है। ठीक है, ध्यान रखें, विद्यापति पदावली। ठीक। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो ध्यान रहे, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। अगला प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच के प्रकार कितने हैं? तो तीन प्रकार हैं नाट्य मंच के। किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। अगला प्रश्न, मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो ध्यान रखें, माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की उपासना थी मीराबाई की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुंदरदास। सुंदरदास, मलूकदास, कबीरदास और कुंभनदास, इनमें से ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो कुंभनदास। कुंभनदास ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी सुंदरदास, मलूकदास और कबीरदास, ये सभी ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि कुंभनदास नहीं है। ठीक है, ये प्रेम आश्रयी शाखा के हैं। ठीक है, सगुण धारा के, ध्यान रखें। और बाकी के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, मधुमालती नायिका है, यानी मधुमालती किस कवि द्वारा रचित काव्य की नायिका है? तो ध्यान रहे, मंजन द्वारा रचित काव्य की नायिका है मधुमालती। मंजन द्वारा रचित काव्य की नायिका है मधुमालती, याद रखें। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन किस स्कंद में है? ठीक है, तो ध्यान दें, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में है। किसमें? भागवत के 10वें स्कंद में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। ठीक है, तो ये काव्य उक्ति किसकी है? ध्यान रहे, एक बार फिर से सुने, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। तो ये काव्य उक्ति है दोस्तों सूरदास की। किसकी? सूरदास की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राम आज्ञा प्रश्नावली। राम आज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की रचना है राम आज्ञा प्रश्नावली। ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की है? तो ध्यान रखें, बादशाह बाबर की। बादशाह बाबर की प्रशंसा की है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम रचना में। ठीक, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम, अखरावट, खाली कबारी, ठीक है, पद्मावत, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद किसमें मिलते हैं? ठीक, तो ध्यान रखें, साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में सूरदास की रचना, जो कि सूरदास की रचना है, इसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद मिलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, रसखान किसके शिष्य थे? तो ध्यान रहे, गोस्वामी विट्ठलनाथ के। गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे रसखान। अगला प्रश्न है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, काव्य लक्षण के प्रणेता कौन है? तो आचार्य भामे। आचार्य भामे का समय है 6वीं शताब्दी। ठीक है, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। ठीक, ध्यान रखें, इन्होंने कहा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। ठीक है, ये काव्य लक्षण किसने दिया है? आचार्य भामे ने। अगला प्रश्न, बिहारी लाल
किसके आश्रित कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाराज जयसिंह के, महाराज सवाई जयसिंह, ठीक है, इनके आश्रित कवि थे बिहारी लाल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ध्यान रहे, उक्ति में अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किसने किया है? तो शब्द शक्तियों का निरूपण हुआ है इन पंक्तियों में। किसने किया है? कवि देव ने, कवि देव ने, याद रखें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दें। अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवत एक बार। ये दोहा किसमें वर्णित है? तो अंग दर्पण में। किसमें? अंग दर्पण में। एक बार फिर से सुने। अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवर एक बार। ठीक है, तो किसका दोहा है? रसलीन का दोहा है। ठीक है, और अंग दर्पण पुस्तक में दिया गया है। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, घनानंद किस संप्रदाय के थे? तो ध्यान दें, घनानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? ठीक, तो जरा ध्यान दें। वैष्णव संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय शाखा से, वैष्णव संप्रदाय की निम्बार्क संप्रदाय शाखा से घनानंद का संबंध था। ठीक, याद रखें। और इनकी प्रेयसी कौन थी? सुजान थी। ठीक है, इश्क लता इनकी पुस्तक है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो ध्यान रखें, इंशा अल्लाह खां के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। किसके संदर्भ में? इंशा अल्लाह खां के संदर्भ में। क्या कहा? तो ध्यान से सुने। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ठीक है, तो याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इंशा अल्लाह खां के लिए है। ठीक, अगला प्रश्न है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पंक्ति है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ठीक, ध्यान रखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में है। ठीक, अगला प्रश्न है, कृष्णायन, कृष्णायन किसकी रचना है? ठीक है, यह कौन सी विधा है? ठीक है, कृष्णायन रचना किस विधा की रचना है? ऐसे प्रश्न बनेगा। तो ध्यान दें, महाकाव्य विधा की। यह एक महाकाव्य है। कौन सा? कृष्णायन। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मोहन राकेश, नागा अर्जुन, इनमें से कालिदास के मेघदूत का अनुवादक कौन नहीं है? तो ध्यान रखें, मोहन राकेश जी। मोहन राकेश ने कालिदास की रचना मेघदूत का अनुवाद नहीं किया है, बल्कि लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और नागा अर्जुन ने कालिदास की रचना मेघदूत का अनुवाद किया है, जबकि मोहन राकेश ने नहीं किया। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, तप्ता संवरण तथा रणधीर प्रेम मोहिनी, इनमें से लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संयोगिता स्वयंवर, तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी, ये सभी नाटक हैं किसके? लाला श्रीनिवास दास जी के। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भाग्यवती, भाग्यवती उपन्यास किसका है? तो ध्यान रखें, भाग्यवती किसका है उपन्यास? पहली बात तो श्रद्धाराम फुलोरी जी का।
ठीक, और कैसा उपन्यास है ये? तो ध्यान रहे सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती। ठीक, अगला प्रश्न है खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, जिसका समय है 1914 ईस्वी। ठीक है, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखित हिंदी का, ध्यान रखें खड़ी बोली, भाषा को याद रखें। ठीक है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो यानी आधुनिक काल में खड़ी बोली थी। ठीक है, तो ये आधुनिक युग की पहली रचना भी हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये शब्द याद रखें महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। अगला प्रश्न है भारत भारती का रचना काल क्या है? ठीक है, तो भारत भारती का रचना काल यहाँ पर दिया गया है 1911। ठीक है, पहली बात मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती, और उनकी ख्याति का आधार ग्रंथ भी है, ख्याति का आधार भी है ये रचना। ठीक, ध्यान रखें सन 1911 यहाँ पर इस सही आंसर दिया है, जबकि इसका समय है 1912। ज्यादातर पुस्तकों में 1912 समय मिला है। अब जरा यहाँ एक नोट है, ध्यान देना। यूजीसी ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सन 1912 दिया है, जो इसका प्रकाशन काल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही प्रकाशन काल है 1912। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? तो ध्यान रहे रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, यहाँ पर काव्य पंक्ति है, इसके रचनाकार पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले काव्य पंक्तियां, जरा ध्यान दे दोस्तों। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये काव्य पंक्तियां हैं, और किसकी हैं ये पूछा जा रहा है। तो जयशंकर प्रसाद जी की काव्य पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य पंक्तियां हैं, ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है रंग दर्शन के लेखक कौन है? तो नेमी चंद्र जैन। ठीक, नेमी चंद्र जैन की रचना है रंग दर्शन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेमी चंद्र जैन, गौर करें, नेमी चंद्र जैन की रचना है रंग दर्शन। ठीक, अगला प्रश्न है हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रहे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है उपेंद्रनाथ अश्क, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर तथा जैनेन्द्र, इनमें से गांधीवादी साहित्यकार कौन से नहीं हैं? तो ध्यान रहे उपेंद्रनाथ अश्क जी। उपेंद्रनाथ अश्क जी गांधीवादी साहित्यकार नहीं हैं। ठीक, ध्यान रखें, बाकी प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर जी और जैनेन्द्र, ये सभी गांधीवादी साहित्यकार हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद कितने माने हैं? तो 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के। किसने? आचार्य कुंतक ने, याद रखें वक्रोक्ति के 6 भेद। अगला प्रश्न है प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में, याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ध्यान दें, जीवन काल के क्रमानुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, जीवन काल के क्रमानुसार
कवियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका समय है 1866 से 1932 ईस्वी, 1866 से 1932 ईस्वी। फिर है राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1889 से 1960 ईस्वी, 1889 से 1960 ईस्वी। फिर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1890 से 1937 ईस्वी, 1890 से 1937 ईस्वी। अगले हैं फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय है 1897 से 1962 ईस्वी, 1897 से 1962 ईस्वी। तो ध्यान रखें, सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनका समय 1866 से 1932 ईस्वी। फिर है राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1889 से 1960 ईस्वी। फिर है जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1897 से 1962 ईस्वी। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय है 1897 से 1962 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें जैनेन्द्र जी के उपन्यासों पर। सबसे पहले इनका उपन्यास परख कब आया? 1929 ईस्वी में। फिर आया सुनीता 1935 ईस्वी में। फिर आया कल्याणी 1939 ईस्वी में। फिर आया दशार्क 1985 ईस्वी में। तो एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं प्रकाशन काल के अनुसार परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, दशार्क 1985 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जीवन काल के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों पर। इनके सबसे पहले भरत मुनि, भरत मुनि, ठीक है, इनका समय क्या है? 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। भरत मुनि के बाद आए भट्ट लोलट, भट्ट लोलट, इनका समय है 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। फिर है आचार्य शंकुक, और ध्यान रखें भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्पत्तिवाद का। फिर है आचार्य शंकुक, इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। ठीक है, ध्यान रखें। और समय है इनका 850 ईस्वी, 850 ईस्वी। फिर है भट्ट नायक, कौन है आचार्य? भट्ट नायक, यानी इनका समय है क्या? इनका समय है 900 से 1000 ईस्वी और सिद्धांत है भुक्तिवाद। ठीक, तो ध्यान रखें भट्ट नायक का समय क्या है? 1900 से 1000 ईस्वी, 1900 से 1000 ईस्वी। तो एक बार फिर से सुने, भरत मुनि 200 ईसा पूर्व, भट्ट लोलट 8वीं शताब्दी, आचार्य शंकुक 850 ईस्वी, भट्ट नायक 900 से 1000 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। जरा ध्यान दे दोस्तों, शिव पूजन सहाय का उपन्यास है आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय कब आया? 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी। फिर है नागा अर्जुन का उपन्यास बलचनामा, बलचनामा कब आया? 1952 ईस्वी में। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल, मैला आंचल कब आया? 1954 ईस्वी में, मैला आंचल 1954 ईस्वी। फिर है उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य कब आया? 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, देहाती दुनिया 1925 ईस्वी, बलचनामा 1952 ईस्वी, मैला आंचल 1954 ईस्वी। फिर है सागर लहरें और मनुष्य
1955 ईस्वी। याद रखेंगे, ये सभी आंचलिक उपन्यास हैं और सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले चिट्ठी पत्री जिसका समय है 1962 ईस्वी, 1962 ईस्वी। फिर है फाइल प्रोफाइल समय है 1970 ईस्वी, 1970 ईस्वी। फिर है 200 पत्र बच्चन के नाम, 200 पत्र बच्चन के नाम जिसका समय है 1971 ईस्वी, 1971 ईस्वी। फिर है प्रसाद के नाम पत्र क्या समय है 1976 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो ध्यान रखें, चिट्ठी पत्री 1962 ईस्वी, फाइल प्रोफाइल 1970 ईस्वी, 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 ईस्वी। फिर है प्रसाद के नाम पत्र 1976 ईस्वी। ठीक है, तो ये पत्र संग्रह है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्रम से चाहिए पत्र संग्रह तो आप मेरे रामबाण संकलन के वीडियो देख लेना, वहां पर आपको पत्र संग्रह क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें निराला की रचनाओं पर। सबसे पहले जूही की कली, ठीक है, मुक्त छंद की कविता है इनकी, जूही की कली। कौन सी? सॉरी, एक बार फिर सुने, जूही की कली, ठीक, 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। फिर है अनामिका 1923 ईस्वी, अनामिका 1923 ईस्वी। फिर है तुलसीदास का क्या समय है? तो 1938 ईस्वी, रचना है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास किसकी? निराला की रचना है, 1938 ईस्वी। फिर है अपरा का क्या समय है? 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखें सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। फिर है बहती गंगा, यह भी 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, बहती गंगा। फिर है सोया हुआ जल कब आया? 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। फिर है कंदील और कुहासे, ये कब आया? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, बहती गंगा 1952 ईस्वी। फिर है सोया हुआ जल 1955 ईस्वी। फिर है कंदील और कुहासे 1969 ईस्वी। ठीक है, याद रखें। नोट है दोस्तों, यूजीसी ने अपने उत्तर कुंजी में विकल्प ए सही बताया गया है। यूजीसी ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प ए सही उत्तर बताया है, जबकि विकल्प डी अर्थात उपर्युक्त क्रम सही है। विकल्प डी अर्थात उपर्युक्त क्रम सही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।